बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर रिलेटेड टू IS 41। एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह पूरा IS 41 कवर करेंगे क्योंकि इतना बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है और रिलेटिवली ईजियर स्टैंडर्ड है। हम सबसे पहले IS 41 का स्कोप देखेंगे। IS 41 के स्कोप में हम देखेंगे कि दो किस्म की चीज़ें हैं जिनकी अकाउंटिंग IS 41 बताता है। एक है बायोलॉजिकल एसेट्स सच एज़ एनिमल्स वगैरह जो आपने रखे होते हैं, और दूसरा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सच एज़ एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह से मिलने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वूल, मीट वगैरह। उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है डिटेल में पढ़ेंगे, ये हैं क्या, और उनकी अकाउंटिंग भी देखेंगे जो लैंड एग्रीकल्चर से रिलेट करता है उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। फिर एक छोटा सा पास पेपर का क्वेश्चन है 2015 का, वो देखेंगे। फिर इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स देखेंगे। फिर बात करेंगे कि अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट दी जाए किसी बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड तो उसमें क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ है जो IS 20 की नॉलेज में डिफरेंट है, IS 20 के मुताबिक डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट है। और फाइनली हम डेफर्ड टैक्स इम्पैक्ट्स देखेंगे ऑफ IS 41। याद आपने ये रखना है कि हिस्टोरिकली IS 41 बहुत ही रेयरली टेस्ट हुआ है। उसकी वजह यह है कि 2015 से पहले तो ये आपके कोर्स में ही नहीं था। 2014 तक तो आप ये कहें कि ये कोर्स से ही बाहर था। फिर जब से ये कोर्स में आया भी उसके बाद भी ये बहुत ही कम टेस्ट हुआ। जब भी टेस्ट हुआ ये एक लार्ज क्वेश्चन का छोटा सा हिस्सा 3-4 नंबर का हिस्सा बनकर टेस्ट हुआ। जो हम सवाल प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी हम यही देखेंगे। फ्यूचर में भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसकी टेस्टिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज ये एक इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है। आप देखेंगे बड़े मज़े की बातें हैं इसके अंदर। और इसी तरह एक लार्ज क्वेश्चन के अंदर ही कोई 4 से 5 नंबर का हिस्सा जो है इसका आ सकता है जिसमें IS 41 की नॉलेज को एग्जामिन किया जा सकता है। सो ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव से एक छोटा अमाउंट इसकी टेस्ट हो सकती है। ठीक है जी। सो आइए इब्तदा करते हैं इसके स्कोप से और देखते हैं कि IS 41 के स्कोप में क्या है। स्कोप क्या है IS 41 का? याद रखिए IS 41 रिलेट करता है टू अकाउंटिंग फॉर टू थिंग्स। एक बायोलॉजिकल एसेट्स, दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। व्हाट आर बायोलॉजिकल एसेट्स? बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन बड़ी ही आसान है, बड़ी ही सादी है। बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन है लिविंग एनिमल और प्लांट। ये है बायोलॉजिकल एसिड। अगर किसी भी कंपनी के पास लिविंग एनिमल्स या प्लांट्स उसकी पोजेशन में है, उसकी ओनरशिप में है, तो वो उनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे करेगा? वो बुनियादी तौर पे बायोलॉजिकल एसेट्स होंगे। ठीक है जी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की डेफिनेशन भी बड़ी आसान है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो यील्ड है जो हार्वेस्ट की जाती है बायोलॉजिकल एसिड से। याद रखिए इसके हार्वेस्ट के प्रोसेस में दो में से एक काम हो सकते हैं। एक तो ये कि बायोलॉजिकल एसिड एंड हो जाए, खत्म हो जाए, और एक ये कि बायोलॉजिकल एसिड स्टिल लिविंग रहे। जैसे मिसाल देता हूं, बायोलॉजिकल एसिड है काउ। काउ इज अ व्हाट? काउ इज अ बायोलॉजिकल एसिड। काउ से एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकलता है मिल्क। ठीक है, जो कि एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट है। इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट कम्स फ्रॉम काउ।
काउ हो गई बायोलॉजिकल एसिड और मिल्क हो गया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अच्छा, काउ से एक और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में निकलता है, वो है मीट। ठीक है ना, खाया भी तो जाता है ना बीफ। ठीक है, अगेन काउ इज अ बायोलॉजिकल एसिड एंड मीट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। नाउ मिल्क बनाते हुए काउ स्टिल लिविंग रही, वो डेड नहीं हो जाती या वो कंज्यूम नहीं हो जाती इन द प्रोसेस। हाउएवर मीट बनाते हुए, मीट तक पहुंचते हुए काउ जो है वो कंज्यूम हो जाती है इन द प्रोसेस। ऐसे ही है, आई थिंक ये सारे हम सबको पता है। तो कोई ऐसी डिफरेंट चीज नहीं है, कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है। इसी तरह प्लांट्स में भी है, कुछ प्लांट्स कंज्यूम हो जाते हैं, कुछ प्लांट्स नहीं होते। जैसे मैं मिसाल दे देता हूं, गंदम वगैरह जो होती है ये इटसेल्फ पूरा पौधा ही कंज्यूम हो जाता है हार्वेस्ट होते हुए। जो गंदम का पौधा है वो क्या है, गंदम का पौधा इज अ व्हाट, इज अ बायोलॉजिकल एसिड। और जो गंदम उतरती है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, गंदम का सिट्टा कहते हैं या आई डोंट नो, व्हाटएवर इट इज। सो जो गंदम यील्ड होती है, उतर जो उससे कटती है, कटाई होती है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। हाउएवर गंदम का जो पौधा है वो गंदम में कन्वर्ट होते हुए कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट आम का जो दरख्त है वो आम देते हुए कंज्यूम नहीं होता। दरख्त वही बहाल रहता है, दरख्त जो है मैंगो ट्री जो है वो ठीक रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आम उससे उतरते हुए वो कंज्यूम नहीं होता। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, सो कुछ बायोलॉजिकल एसिड्स कंज्यूम हो जाएंगे और कुछ बायोलॉजिकल एसिड्स कंज्यूम नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की भी क्लैरिटी आ गई है। मैं मिसालें देता जाता हूं आपको। शीप से क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिलती है, वूल भी मिलता है, मीट भी मिलता है। ठीक है जी, पौधों से क्या या दरख्तों से क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिलती है, उनके फ्रूट, सब्जियां, इवन उनकी लकड़ी, वुड जो है विच कम्स फ्रॉम ट्रीज इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अच्छा, फिर उनके पत्ते और पत्तों से बनने वाली दवाइयां, हर्ब्स होती है ना, पत्तों से बनने वाली दवाइयां, वो भी सब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। कुछ समझ आ रही है? फिर कुछ अजीब चीजें जैसे रबर, रबर कम्स फ्रॉम व्हाट, इट कम्स फ्रॉम ट्रीज। ठीक है ना, सो इस किस्म की चीजें। अच्छा याद रखिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है ना, वो उस चीज का नाम है जो फौरी तौर पर अभी बायोलॉजिकल एसिड से बरामद हुई हो। इसको बोलते हैं एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट बोलते हैं बायोलॉजिकल एसिड से किसी चीज को बरामद करना। एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब आपको ये बात बिल्कुल नहीं समझ आई होगी, मैं इसकी मिसाल देता हूं। शीप होती है जी, इट्स अ बायोलॉजिकल एसिड। शीप की वो आपने शायद यूट्यूब पे भी देखा हो, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो होती है जब वो उसको सारा वो उसकी सारी वूल उतारते हैं। ठीक है ना, तो शीप से जो वूल उतरती है, उसी वक्त जब शीप के तन से वो जुदा होती है उसको वूल बोलते हैं, उसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हाउएवर आपको पता है उस वूल की जैकेट्स बनती हैं, गारमेंट्स बनते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बनते हैं नहीं बनते, बेशुमार गारमेंट्स बनते हैं, बैग्स बनते हैं, एटसेट्रा। इस किस्म की चीजें बनती हैं उस वूल की। वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। गारमेंट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। गारमेंट क्या है वो भी बात करेंगे हम, वो बुनियादी तौर पे IS2 है, इन्वेंट्री है लोगों की। वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इसको बोलेंगे वूल को। इसका मतलब है जो गंदम का पौधा बरामद होता है, जो गंदम उतरती है वहां से, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो तो है, बट उससे जो बाद में रिफाइन करके आटा, ये वो मैदा एटसेट्रा एटसेट्रा बनाया जाता है, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। ठीक है, उसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहना गलत है एज पर द स्टैंडर्ड।
ठीक है। सो अगर इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कर दी जाए तो उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता एज पर द स्टैंडर्ड। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर एक और बात स्टैंडर्ड बड़ी मजे की कहता है, जिसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत डिबेट हमेशा क्लास में स्टार्ट हो जाती है। वो स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई ये दोनों जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेट करेंगे तब तो ये IS 41 के स्कोप में फॉल करेंगे, और अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेट नहीं करते तो फिर IS 41 ये नहीं बताता कि ये किस स्टैंडर्ड के स्कोप में फॉल करेंगे, और वो बड़ी मजे की बात है। अच्छा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन वो क्या लेता है, या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है क्या? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है एनिमल्स या प्लांट्स को रखना और जो उनका नेचुरल ग्रोथ या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उससे फायदा उठाना। जैसे शीप से वूल उतारना, जैसे छोटी शीप आप लेके उनको बड़ा करके बेच देना, जैसे मुर्गियां रखना, मुर्गियों के आगे फिर और मुर्गियां होंगी उनको बेच देना, पोल्ट्री फार्म्स वगैरह बनाना। जैसे घोड़े रखना और घोड़ों के आगे और घोड़े आएंगे, या वो छोटे घोड़े होंगे वो बड़े हो जाएंगे, उनसे फायदा उठाना। ठीक है। जैसे पौधा उगाना, वो छोटा सा पौधा लगाना, वो बड़ा हो जाएगा, फिर उस पर फल आएंगे, वो उससे फायदा उठाना, उसको बेचना फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एनिमल्स जू में है, अगर कोई एनिमल्स सर्कस में है, अगर कोई एनिमल्स सिक्योरिटी पे मामूर हैं, जैसे आप बड़े बड़े जब होटल्स में जाते हैं तो आपकी गाड़ी को वो सूंघता है ना, एक उन्होंने रखा होता है स्पेशल डॉग रखा होता है जो गाड़ी को आपकी सूंघता है। नाउ दैट एनिमल इज डिप्यूटेड ऑन सिक्योरिटी। अगर वो एनिमल्स ट्रांसपोर्ट के लिए रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपकी अक्सर फर्टिलाइजर कंपनीज जिनके दूर दराज इलाकों में वेयर हाउसेज होते हैं फर्टिलाइजर के, उनके जो गार्ड्स होते हैं उन्होंने घोड़े रखे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, उनके पास गाड़ियां और बाइक्स वगैरह नहीं होती हैं। ठीक है, अक्सर अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखे हुए हैं, अगर वो डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बड़े बड़े खूबसूरत पौधे होते हैं जो डेकोरेशन के लिए होते हैं, या वो एंटरटेनमेंट के लिए रखे हुए हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपने कोई फिश रखी हुई है बड़ी बड़ी महंगी किस्म की, लोगों को दिखाने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस किस्म की चीज। ये तमाम एग्जांपल्स हैं कि आपने उसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए नहीं रखा हुआ। ठीक है, इसके ऊपर दो राय हैं, क्योंकि IS 41 ये नहीं बता, IS 41 ये तो कहता है मैं ये मेरे स्कोप में नहीं है। ठीक है, फिर जब हम IS 16 जाके देखते हैं, भाई IS 16 के स्कोप में भी बायोलॉजिकल एसिड्स तो नहीं है, तो क्या करें भाई, कैसे अकाउंटिंग करें इन तमाम किस्म के एनिमल्स या प्लांट्स की? बात समझ आ रही है ना? सर्कस में जो मैंने हाथी रखे हुए हैं या जो लायन रखे हुए हैं, वो तो मैंने नेचुरल रिप्रोडक्शन के लिए थोड़ी रखे हुए हैं। ठीक है, या जो बड़े बड़े होटल्स ने महंगे महंगे डॉग्स रखे होते हैं सिक्योरिटी के लिए, या देखिए उसकी दो किस्म की अकाउंटिंग की जा सकती है। जो प्रेवलेंट अकाउंटिंग है उसकी, वो है एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, एज पर द स्टैंडर्ड्स क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली कि कहाँ होनी चाहिए, बट उसकी जो प्रेवलेंट अकाउंटिंग है वो है एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि उसको उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेना और जो भी उसकी लाइफ है उसके ऊपर उसको डेप्रिसिएट कर देना। हम सबको पता है, हम में से जो पेट्स रखते हैं हमें पता है, अगर हम कैट्स रखते हैं तो हमें कैट्स की एवरेज लाइफ भी पता है, हमें डॉग्स की स्पैन भी पता है, हमें हॉर्सेस का स्पैन भी पता है, लाइफ स्पैन हमें तकरीबन तमाम एनिमल्स का मालूम होता है। ठीक है ना? एक इसकी ये अकाउंटिंग है जो प्रेवलेंट अकाउंटिंग है। दूसरी, लोग सजेस्ट करते हैं कि इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे भी कैरी किया जा सकता है, बट मेरे नज़दीक अगर आपको एग्जाम में आ जाता है, ऑल्दो प्रैक्टिस में कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, मेरे नज़दीक अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको फॉलो ना कीजिए। जू, सर्कस, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, डेकोरेशन, एंटरटेनमेंट टाइप्स के जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेस जो हैं वो व्हीकल्स में क्लासीफाई होंगे। अगर आप पूछेंगे ना क्या उसका क्या एसेट का वो क्या रखना है, नाम क्या रखना है, तो व्हीकल्स में क्लासीफाई होंगे।
डॉग्स जो हैं वो सिक्योरिटी आप कह लें इक्विपमेंट में क्लासिफाई होंगे, ठीक है ना, इस तरह से। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप IS-41 का स्कोप आसान है और क्लियर है। तो IS-41 फिर पता यह चला कि जो पोल्ट्री फार्म्स, जनरली जो फार्म्स वगैरह होते हैं, चाहे पोल्ट्री फार्म्स हों, चाहे एनिमल फार्म्स हों, चाहे फिश फार्म्स हों, चाहे प्लांट के फार्म्स हों, ठीक है, बागात वगैरह, या एग्रीकल्चरल जो कंपनीज हैं वो IS-41 को अबंडेंटली अप्लाई करती हैं, ठीक है ना जी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक, सो ये तो हो गया हमारा IS-41 का स्कोप। अब हम बात करते हैं IS-41 के स्कोप में जो दो चीजें शामिल हैं, यानी कि बायोलॉजिकल एसिड्स और दूसरी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसकी अकाउंटिंग की बात करते हैं। बायोलॉजिकल एसिड या एनिमल हो सकता है या प्लांट हो सकता है, ऐसे ही है, क्या ख्याल है? और प्लांट जो है वो हमने एक बात पहले की थी, आपको शायद याद हो, वो या बेरर हो सकता है या वो नॉन बेरर हो सकता है। याद है IS-16 से बेरर प्लांट्स, वो प्लांट जो जिन पे फल लगता है और फिर फल कट जाता है और इस प्रोसेस में वो खुद कंज्यूम नहीं होते, इनको कहते हैं बेरर प्लांट, ठीक है। बेरर प्लांट्स जो हैं वो IS-16 के स्कोप में हैं, उनकी अकाउंटिंग IS-16 वाली होती है, कॉस्ट और फिर डेप्रिसिएशन। जबकि नॉन बेरर प्लांट्स as well as all animals agar held if used for agricultural purposes they are under IS-41। आई होप बड़ा क्लियर है। नाउ अकाउंटिंग इनकी क्या करनी है, फर्ज कीजिए मेरे पास एक एनिमल है, तो मैंने उसकी अकाउंटिंग क्या करनी है, ठीक है ना जी। याद रखिए, सबसे पहले किसी भी बायोलॉजिकल एनिमल को, किसी भी बायोलॉजिकल एनिमल को आप तब रिकॉर्ड करते हैं, फर्ज कीजिए आई हैव अ काउ और मेरा एक फार्म है, ठीक है ना, जहाँ पे मैं काउस को बड़ा करता हूँ और फिर उनकी आगे से जनरेशन्स होती हैं एंड आई टेक बेनिफिट फ्रॉम दैट, ठीक है ना। आगे मैं फॉर एग्जांपल उनका मिल्क बेचता हूँ, ठीक है, मिल्क सेल करता हूँ, दिस इज माई एक्टिविटी। मैं इन काउस को तब एज एन एसेट रिकॉर्ड करूंगा जब तीन कंडीशन स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरी होती हूँ। ए, मैं इन काउस को कंट्रोल करता हूँ और आमतौर पे आपकी जो काउस होती हैं आप उनको कंट्रोल करते हैं। दूसरा ये कि इनसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने हों, ज़ाहिर है जब मिल्क वगैरह जनरेट होता है तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं। और तीसरा इसकी फेयर वैल्यू और कॉस्ट, ठीक है ना, वो मेजरेबल होनी चाहिए, ठीक है। आमतौर पे एटलीस्ट कॉस्ट जो है वो मेजरेबल होती है, ठीक है। फेयर वैल्यू भी मेजरेबल होती है अक्सर, बट कॉस्ट एटलीस्ट मेजरेबल होती है। तो आमतौर पे अगर एग्जामिनर इन तीन का जिक्र नहीं करेगा तो आप हमेशा अज्यूम करेंगे ये तीनों फुलफिल्ड है, ठीक है, अज्यूम करें कि ये कंप्लाई हो रही हैं। याद रखें जी, इस काउ को इनिशियल रिकग्निशन पे इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे बुक किया जाएगा। किस पे बुक किया जाएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ओके।
आप कहेंगे जी आज तक तो जितने एसेट पड़े वो तो सारे कॉस्ट पे आते थे, तो इस एसेट के साथ, इस काउ के साथ ऐसा यूनिक क्या है कि ये अपनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे बुक करने को कहता है स्टैंडर्ड? वजह बड़ी सिंपल है। वजह यह कि फर्ज कीजिए ये काउ आपके ही फार्म में पैदा हुई, फर्ज कर लीजिए। अब वो तो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इस दुनिया में आ गई, आपको उसकी क्या कॉस्ट पड़ी? टेक्निकली आप तो नहीं बता सकते ना आपको क्या कॉस्ट पड़ी। आप एक हिसाब लगा सकते हैं जी कि यार इसके जो पेरेंट्स थे हमने उसको कितना खिलाया पिलाया, या आप कह सकते हैं मुझे जीरो कॉस्ट पड़ी। आपके लिए तो है ना मुश्किल ये कहना। लिहाजा स्टैंडर्ड कहता है भाई इस दिक्कत में मैं लोगों को डालता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं इसकी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है उस दिन, उस पे इसको मेजर कर लो। यानी कि आज ये जितने की बिक सकती है, करंट स्टेट में ये जितने की सेल हो सकती है, उस पे इसको मेजर कर लो। और आमतौर पे काव वगैरह की, इनके इवन बछड़े वगैरह की जो छोटे छोटे भी होते हैं, उनकी भी रेडिली मार्केट में प्राइसेस अवेलेबल होती हैं कि जी इतने का बिक जाएगा ये तकरीबन। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसी तरह जो इसकी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट है, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट वो भी होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। कोई डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। जो इसकी फेयर वैल्यू है, जो उसकी कॉस्ट टू सेल है, उसके ऊपर आप मेजर कर लें। ठीक है, अब जरा मिसाल लेते हैं। मिसाल क्या है? मिसाल है जी कि फर्ज कीजिए ये काओ जो है ये जनवरी 2022 में जनवरी 2022 में एक न्यू बॉर्न था जो हमारे फार्म में पैदा हुआ। ठीक है, न्यू बॉर्न था एक, और उस न्यू बॉर्न की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उस वक्त थी, फर्ज कीजिए 10,000 रुपए। होती है न्यू बॉर्न्स की भी एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है। दिसंबर 2022 पर ये एक बड़ा, थोड़ा सा बड़ा काफ बन गया। काफ ही कहते हैं ना जो थोड़ा यंग काफ होता है ना, काफ बन गया। और मालूम हमने किया तो इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बनती है 30,000 रुपए। इसके जो ईटिंग एंड केयर पे सारा साल जो एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, वो हुआ है फर्ज कीजिए 8,000 रुपए। आई होप आपको डेटा बिल्कुल क्लियर है कि हम इस सवाल में कहना क्या चाह रहे हैं। ये एक्सरसाइज में हम जिस काओ की या जिस काफ की बात कर रहे हैं, डेटा आई होप बिल्कुल क्लियर है आपके जहनों में। तो इस काओ या काफ की अकाउंटिंग क्या होगी? बहुत सादी। हम रिकग्नाइज करेंगे एक बीए बायोलॉजिकल एसेट 10,000 रुपए का, और क्रेडिट कर देंगे पीएनएल 10,000 रुपए से। यानी कि हमें डे वन पे ही, इसकी बर्थ पे ही हमें एक गेन आ जाएगा। ठीक है जी। सेकंड, आपने जो सारा साल इस पे खर्चा किया, एक्सपेंस टू बैंक, वो आपका नॉर्मल एक्सपेंस है, वो कोई कॉस्ट, काओ की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगा कि जी इस वजह से मेरी काओ की कॉस्ट बढ़ गई है। नहीं, सॉरी, कॉस्ट पे तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते ना उसे। वो काओ की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगा। कुछ समझ आ रही है बात? वो एक्सपेंस टू बैंक हो जाएगा। अच्छा, अब कोई पूछे कि यार ये क्यों स्टैंडर्ड ने ऐसा कहा कि काओ की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगा? याद रखें जानवरों का, या हम जैसे हम इंसान भी हैं, हम भी तो जानवर हैं, जो जिंदा चीजें हैं उनकी कॉस्ट में खाने पीने को कैपिटलाइज करना, निगहदाश्त को कैपिटलाइज करना कोई मौजू बात नहीं है। इसलिए मौजू बात नहीं है कि फर्ज कीजिए आपने 11 महीने उसको टका के खिलाया और बड़ी केयर की, और दिसंबर में जाके सर्दी पड़ी, वो बीमार हो गया बेचारा, और वो इतना कमजोर हो गया कि ऐसा लगा कि यार इसने तो सारा साल कुछ खाया ही नहीं है। होता है ना, एनिमल्स के साथ ही होता है ना, लिविंग बींग्स के साथ ही होता है ना। खाना पीना और केयर अल्लाह की विल अगर हो तो उसके अगेंस्ट कुछ कोई काम नहीं करती, एक्सपेंडिचर कोई काम नहीं करता।
उनकी जो जिंदगियां हैं, उनकी जो हेल्थ है, वो एक अपने नेचुरल प्रोसेस के थ्रू चलती है। लिहाजा ये एक्सपेंस उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज करना मौजू नहीं है, ये पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। हाउएवर ईयर एंड पे उसकी वैल्यू दोबारा रीमेजर की जाएगी और उसकी वैल्यू को बढ़ाकर 30,000 पे लेके जाया जाएगा और जो भी गेन है उसको दोबारा पीएनएल में बुक किया जाएगा। बात समझ आ गई? ये पता चल गया कि ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये क्या एंट्रियां करते होंगे, ये क्या अकाउंटिंग करते होंगे। अपने तमाम एनिमल्स ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे कैरी करते हैं, बर्थ पे भी, हर ईयर एंड पर भी। और फिर एनिमल पे जो भी एक्सपेंस होता है, वट एवर एक्सपेंस जो उनका एनिमल पे होता है साल के दौरान, चाहे खाने पीने का है, चाहे उनकी मेडिसिन का है, चाहे जो मर्जी एक्सपेंस है, वो सारा पीएनएल में चार्ज हो जाता है। ठीक है ना जी? यहाँ पे काउस भी यही काम, काओ के लिए जो काओ फार्म है वो यही कर रहा होगा। जो पोल्ट्री फार्म होता है वो अपने चिकन या हैन, जो भी नाम आप उनको दें, जो उनके पास होते हैं, उसके लिए भी यही अकाउंटिंग कर रहा होगा। ठीक है जी? आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, आसान है। फिर एक और मिसाल देखते हैं और उससे थोड़ी सी और बातें सीखते हैं। नाउ फर्ज कीजिए मेरे पास नॉन बेरर प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल 2, नॉन बेरर प्लांट्स। नॉन बेरर प्लांट क्या होगा? फर्ज कीजिए मेरे पास वीट की फसल है। वीट की फसल इज अ नॉन बेरर प्लांट ना, वो कट जाता है खुद ही इन द प्रोसेस। ठीक है ना? तो मेरे पास एक वीट की क्रॉप है। अब उस क्रॉप की फेयर वैल्यू बनती है, फर्ज कीजिए 100 मिलियन या 10 मिलियन रुपए। 100 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हम कहते हैं 10 मिलियन रुपए उसकी फेयर वैल्यू बनती है। हाउएवर उसके लिए, उस फेयर वैल्यू को गेन करने के लिए, वो कमाने के लिए हमें उस पर अखराजात इंकर करने पड़ेंगे। क्या? हमें उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, जिस पे खर्चा आएगा से 0.2 मिलियन का। हमें उसको मार्केट में लेके जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट टू मार्केट, जिसमें खर्चा आएगा से 0.3 मिलियन का। और हमें कुछ कमीशन वगैरह देनी पड़ेंगी एजेंट्स वगैरह को, जिसमें खर्चा आएगा से 0.5 मिलियन का। तो मैं इस वीट की क्रॉप को ईयर एंड पे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा? मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा 10 माइनस 1, 9 मिलियन रुपीस पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। बात समझ रहे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। ठीक है, आई होप दिस इज अगेन वेरी वेरी क्लियर। इस प्लांट की खिदमत में साल के दौरान जो भी उसकी केयर एटसेट्रा पे मेरा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसको मैं कहां डालूंगा आपके ख्याल में? सारा कहां जाएगा मेरे लिए? पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। तमाम जो भी उसकी केयर पे एटसेट्रा एटसेट्रा खर्चा होता है। क्लियर? कुछ छोटी छोटी बातें नोट कर लें, आपको अकाउंटिंग फॉर बायोलॉजिकल एसेट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहली बात ये नोट कर लें
कि काउ फार्म के लिए काउज, पोल्ट्री फार्म के लिए चिकन वगैरह इन्वेंट्री नहीं होते, क्योंकि इन्वेंट्री की डेफिनेशन में से एज पर IS2 बायोलॉजिकल एसिड्स एक्सक्लूडेड हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सो पोल्ट्री फार्म के लिए चिकन, काउ फार्म के लिए काउ, फिश फार्म के लिए फिश, एटसेट्रा एटसेट्रा, बायोलॉजिकल एसेट होते हैं, इन्वेंट्री नहीं होता। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, बायोलॉजिकल एसेट्स की प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होती है। आमतौर पर बायोलॉजिकल एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन करंट एसेट्स में लिखे जाते हैं। बट अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट आपके पास ऐसा है जिसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है, तो वो आप करंट एसेट में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुर्गियां वगैरह, इनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर होती है, तो अगर लाइफ लेस देन 1 ईयर है तो आप करंट एसेट्स में भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। एक तीसरी बात जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये कि फेयर वैल्यू और NRV, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको याद है इन्वेंट्री की NRV डिटरमिन करते हुए हमारे जो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, उनको देखा जाता था, याद है। ये नहीं देखा जाता था कि मार्केट में कितने का बिकता है, ये देखा जाता था कि इसको हम कितने का बेच सकते हैं। करेक्ट। याद रखिए ये NRV के लिए स्पेसिफिक है। फेयर वैल्यू मालूम करते हुए ये चीज नहीं देखी जाती। फेयर वैल्यू मालूम करते हुए ये देखा जाता है कि उसकी मार्केट सेल प्राइस क्या है, मार्केट में आमतौर पे लोग कितने का बेच सकते हैं। अगर हमारा कोई खास फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड का खास पैराग्राफ है। क्या ये बात याद रहेगी? हमेशा फेयर वैल्यू जब डिटरमिन करो तो वो मार्केट सेल प्राइस बेस्ड होती है। NRV जो होती है वो एंटिटी बेस्ड होती है, यानी कि एंटिटी उसको कितना बेच सकती है, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू होती है वो। आई होप ये बात आपको याद रहे एंड इट इज क्वाइट सिंपल एज वेल। ठीक है जी। चौथी बात एक और आपको मालूम होनी चाहिए, जो आखिरी बात है, और इसके बाद फिर आपकी ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। वो क्या? वो ये कि अगर कॉस्ट मेजरेबल, सॉरी, फेयर वैल्यू मेजरेबल ना हो, फेयर वैल्यू इज नॉट मेजरेबल, आप कोई ऐसा रेयर ब्रीड ऑफ प्लांट या एनिमल ले आए जिसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल ही नहीं है, ठीक है, आप कहीं से कोई डायनासोर्स ले आए, वट एवर, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कहता है सबसे पहले तो याद रखो कि ये एक्सट्रीमली रेयर केस में होगा। वो कहता है यार आमतौर पे जो फार्म्स में एनिमल बिकते हैं ना, उन सब की फेयर वैल्यू मार्केट में होती है, एस्टेब्लिश्ड होती है, ठीक है। एक्सट्रीमली रेयर केस में होगा कि जी उसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल ना हो। अगर ऐसा हो जाए, इफ दिस हैपन्स, तो स्टैंडर्ड कहता है दैट स्पेसिफिक BA, उस स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एसिड को आप कॉस्ट मॉडल पे चलाएं, यानी कि कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन के ऊपर चलाएं। डेप्रिसिएशन कैसे मालूम होगी? विद रेफरेंस टू इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है जी। अगर आप कोई ऐसा एसेट
ले आते हैं जिसकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, तो आप उसको कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन के ऊपर चलाएं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये 4 पॉइंट्स और ये 2 एग्जांपल्स आपने देख लिए हैं, तो अकाउंटिंग फॉर बायोलॉजिकल एसेट्स आपके जहन में क्लियर हो जानी चाहिए जी। ऑलराइट जी, सो 2 बातें आपको मालूम होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू दिस। एक तो ये मालूम होना चाहिए कि जितने भी ये बिजनेसेस होते हैं, फार्म्स वगैरह के बिजनेसेस, आपने गौर कर लिया होगा कि इनके तमाम जो बायोलॉजिकल एसेट्स के गेन्स लॉसेस हैं, एज वेल जो उनके एक्सपेंसेस वगैरह हैं, तमाम पीएनएल में जा रहे होते हैं, बिकॉज ये उनका रूटीन बिजनेस है। ठीक है ना। अगर कोई ये कहे कि जी ये गेन पीएनएल में नहीं जाना चाहिए, ये फॉर एग्जांपल ओसीआई में जाना चाहिए, इसमें मैनेजमेंट का क्या अमल दखल है, ये तो नेचुरल प्रोसेस से हुआ है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर किसी ने पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है, किसी ने काउ फार्म खोला हुआ है, तो वो मैनेजमेंट का ही तो अमल दखल है, उसी ने तो काउ फार्म खोला है। काउ फार्म वाली जो मैनेजमेंट होती है वो क्या चाहती है, हर स्टेप और हर डिसीजन क्यों लेती है वो, ताकि काउ ज्यादा से ज्यादा हो, मिल्क ज्यादा से ज्यादा हो, राइट। इसलिए तमाम रिजल्ट्स इसके पीएनएल में जाने चाहिए। पहली तो ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। फिर दूसरा ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स जो लाइव एनिमल्स मंगाते हैं और से एक दिन के आते हैं और फिर वो बिक जाते हैं, जनरली यही होता है ना, तकरीबन सेम डे ही बिक जाता है लाइव एनिमल। वो होता ये है कि वो उन लाइव एनिमल से कोई एग्रीकल्चर नहीं कर रहे होते, ये भी पता होना चाहिए आपको। मतलब उन लाइव एनिमल्स को बड़ा करके नहीं बेच रहे होते वो, आमतौर पर चूंकि वो बड़ा करके नहीं बेच रहे होते उन्हें, तो इन ग्रोसरी स्टोर्स के लिए ये लाइव एनिमल्स जो सेम डे आते हैं और बिक जाते हैं, ये इन्वेंट्री होगी, ये इन्वेंट्री होगी। ऑल्दो IS2 में ऐसी क्लियर पैराग्राफ कोई मौजूद नहीं है, कोई एक भी मौजूद नहीं है, बट हमें बीइंग अकाउंटेंट्स हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जनरल अकाउंटिंग लिटरेचर की सेंस में ये कहां फॉल करना चाहिए। बट वो फार्म्स जो एनिमल्स को बड़ा करके बेचते हैं, फिश फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, प्लांट फार्म्स, प्लांट से एनिमल्स को बढ़ाते हैं, ग्रो कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं और बेचते हैं, ऑल ऑफ दोज फॉर देम दोज आर बायोलॉजिकल एसेट्स, दे आर नॉट इन्वेंट्री। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है ना, कि ग्रोसरी स्टोर्स में जो एनिमल्स आते हैं, लाइव एनिमल आया, उसने उसको ज़ाहिर हलाल किया, ज़िबा वगैरह किया और बेच दिया। ठीक है ना, सो दैट इज यूजुअली इन्वेंट्री फॉर देम। ठीक है, सो हमें अकाउंटिंग फॉर बायोलॉजिकल एसेट्स काफी क्लियर हो गई। हमें पता चल गया कि यार उसमें असूल ये है, असूल नंबर 1, कि उसने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे चलना है हमेशा, शुरू में भी बाद में भी। दूसरा असूल यह है कि तकरीबन हर चीज पीएनएल में आनी है, हर रिजल्ट पीएनएल में आना है। और तीसरा बड़ा असूल यह है कि यार अगर फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है, तो आप उस केस में उसको कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड कर लें। ये रेयर होगा, आप कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड कर लें। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की अकाउंटिंग। जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि बायोलॉजिकल एसिड से जो भी चीज उतरती है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है। बायोलॉजिकल एसिड खुद कंज्यूम भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है उस प्रोसेस के दौरान, या कंज्यूम नहीं भी हो सकता। फर्ज कीजिए अगर वो कंज्यूम हो गया, फर्ज कीजिए आपने काऊ को मीट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो मीट है इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एंट्री की जाएगी बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। अच्छा, बहरहाल ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ मीट नहीं काऊ से मिलती, मीट, स्किन, और फिर उसके आई डोंट नो अदर पार्ट्स जो भी उसके बिकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज ही बिकती है। ठीक है ना, आई नॉट गो इनटू द डिटेल्स, आई होप आप लोगों को पता है। वो उसका जो होता है ब्रेन होता है वो भी बिकता है, फिर इंटेस्टाइन्स भी बिकती हैं, वल्लाह आलम, राइट। सो काउ को कन्वर्ट कर दिया मीट, स्किन, अदर पार्ट्स में। ठीक है, तो एंट्री की जाएगी बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट। बायोलॉजिकल एसेट अपनी कैरिंग अमाउंट पे क्रेडिट होगा, और उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती है बायोलॉजिकल एसेट की हमेशा, बताइए?
पता ही होगा आपको, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी कि उसको ज़िबा करने से पहले, उसको हलाल करने से पहले जो भी उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी उसके ऊपर वो क्रेडिट हो जाएगा। फर्ज कीजिए 50,000 रुपए। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो इनिशियली रिकॉर्ड होती है, इनिशियल रिकॉर्ड होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। ये भी स्टैंडर्ड का असूल है। तो उसके मीट की, उसके स्किन की, उसके तमाम पार्ट्स की जो मिलाकर कलेक्टिव वैल्यू बनती है से वो 60,000 रुपये बनती है। जाहिर है वो महंगी होती है, तभी तो जो कसाई हजरात होते हैं वो बिजनेस करते हैं ये वाला। उनको गाय सस्ती पड़ती है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस महंगा होता है, तभी तो वो ये बिजनेस करते हैं कसाई हजरात। क्या ख्याल है ना? सो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट हो जाएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट हो जाएगा अपनी कैरिंग अमाउंट पे, जो कि अगेन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है। और जो डिफरेंस आएगा, मैं आपको पहले अर्ज कर चुका, इस स्टैंडर्ड में हर डिफरेंस पीएनएल में जाता है। जो डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में चला जाएगा। तो अगर आप किसी काओ को जिबा करके मीट, स्किन, अदर पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हो तो उस काओ के साथ ये एंट्री होगी, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की एंट्री होगी। इज दिस क्लियर? एक दफा जब आपने ये एंट्री कर दी, याद रखिएगा बड़ी मजे की बात है जो नेक्स्ट मैं करने लगा, फौरी तौर पे, यानी कि इस एंट्री के 1 मिनट के बाद, 1 मिनट लेटर, 1 मिनट लेटर, 1 मिनट क्या, 1 सेकेंड लेटर, आप यही ना समझो कि कोई मिनट का कोई स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 सेकेंड लेटर एक और एंट्री की जाएगी। पता क्या किया जाएगा? इन्वेंट्री डेबिट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट 60,000 से, और ये कहा जाएगा ये इस इन्वेंट्री की कॉस्ट है, ये इस इन्वेंट्री की क्या है? कॉस्ट। फौरी तौर पर वो जो बुचर है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में इसको कन्वर्ट करने के बाद फॉरन उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इन्वेंट्री में डाल देगा। अब से ये इसकी इन्वेंट्री है, और इस इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है? 60,000। इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है? 60,000। आज के बाद इस पे क्या स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? IS2। आज के बाद ये किस पे कैरी होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इसकी कॉस्ट क्या है? 60,000। इसकी एनआरवी क्या है? IS2 बताएगा। बात समझ आई? पता क्या चला? पता यह चला कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की एंट्री सिर्फ एक लम्हे की एंट्री है। दैट्स इट। जैसे ही वो रिकॉर्ड हो गया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, रिकॉर्ड होने के फौरन बाद वो ट्रांसफर हो जाता है इन्वेंट्री में, और उसके बाद की अकाउंटिंग IS 41 नहीं बताता, वो IS2 बताता। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? क्वाइट इजी एक्चुअली। अब हम उन बायोलॉजिकल एसिड्स की बात करते हैं जो कंज्यूम नहीं होते प्रोसेस में। फर्ज करें हमने काओ से मिल्क लिया, काओ गेव मिल्क, ठीक है ना जी। तो अब क्या होगा? आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मेजर करेंगे। किस पे मेजर करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। जब काओ ने मिल्क दिया तो उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहां क्या है? फर्ज कीजिए 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए का वो मिल्क है। अब चूंकि काओ इस दौरान कंज्यूम नहीं हुई, तो आप इस सारे के सारे को कहां डाल देंगे? बोले पीएनएल में। जाहिर है बायोलॉजिकल एसिड तो कोई खत्म नहीं हुआ ना इसमें, काओ तो कंज्यूम नहीं हुई ना। जबरदस्त। अच्छा ये एंट्री होगी। फिर इस एंट्री के 1 सेकंड के बाद क्या एंट्री होगी? 1 सेकंड लेटर एक और एंट्री होगी। वो क्या है? वो है इन्वेंट्री टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 10,000 रुपए। आप इस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इन्वेंट्री में ट्रांसफर कर दो, और 10,000 रुपया क्या है इसकी कॉस्ट?
आज से एक किस स्टैंडर्ड पे कैरी होगा? IS2 पे। है ना मजे की बात, है ना आसान चीज। इसका मतलब है कि अगर तो कंज्यूम हो जाए तो फिर बायोलॉजिकल एसिड क्रेडिट हो जाता है और बैलेंस पीएनएल में चला जाता है, और अगर कंज्यूम ना हो तो फिर ज़ाहिर सारा पीएनएल में जाना है। बायोलॉजिकल एसिड को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा बेचारे को। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें भी एक मजे की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे हमारी हर हर उसमें कोई ना कोई डिस्कशन में मजे की बात आती है ना, और मजे की बात याद रखें वो बात होती है जो एग्जामिन हो सकती है, जो ट्रिकी होती है, जो एक स्मार्ट एग्जामिनर एग्जामिन कर सकता है। वो है कि ये जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्या इसको मेजर करने के हवाले से स्टैंडर्ड में कोई गाइडेंस है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 60,000 10,000, बिल्कुल गाइडेंस है। स्टैंडर्ड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है, जो सबसे कीमती बात है वो है कि ये मेजर की जाती है एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, मिसाल देता हूं। काऊ को आपने जिबा किया, काऊ को आपने स्लॉटर किया। पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट क्या है? वो जगह, वो मकाम जहां आपने काऊ को स्लॉटर किया। स्लॉटर हाउस इज द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है। काऊ से आपने मिल्क डिराइव किया, ठीक है ना? पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट क्या है? वो जगह, वो मकाम जहां आपने प्रोसेस ऑफ डिराइविंग द मिल्क परफॉर्म किया। अब इससे अकाउंटिंग पेचीदगी क्या निकलती है, टेक्निकलिटी क्या निकलती है, मजे की बात क्या निकलती है? वो ये कि फर्ज कीजिए मैंने मिल्क डिराइव किया है, मेरा एक फार्म है उसके ऊपर। अच्छा, तो पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट हो गया मेरा फार्म, ऐसे ही है। अब ये मिल्क जो है ना, ये मार्केट में बिकता है। मिल्क इज सोल्ड इन द मार्केट, इन मार्केट फॉर 14,000 रुपीज। ये मिल्क 14 का बिकता है। बट मसला क्या है, पहले इसको फार्म पे इसकी कुछ प्रोसेसिंग होगी फार्म के ऊपर, जिसमें 1,000 रुपया लगेगा। फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, फार्म से उठा के इसे टू मार्केट लेके जाया जाएगा, जिसमें 1,000 रुपया लगेगा। फिर जो रिटेलर है वो अपना मार्जिन लेगा इसके अंदर, फर्ज कीजिए 2,000 रुपये। तो मेरा मिल्क बेशक मार्केट में 14,000 का बिकता है, बट मैं उसकी क्या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डिटरमिन करूंगा। मैं कहूंगा यार ये अभी फार्म पे है, इसने यहां से मार्केट तक जाना है, तो पहले प्रोसेसिंग कॉस्ट डालो, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डालो, फिर जो रिटेलर ने अपना मार्जिन चार्ज करना है वो सारा माइनस करो। तो 14 माइनस 4, मेरे पास इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आती है 10,000। समझ आई बात? मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट का क्या मतलब है? अगर आपका काउ स्लॉटर हाउस शहर से बाहर है, तो जो आपको फिर मीट उठा के लेके जाना पड़ेगा मार्केट तक और वहां जाके उसको बेचना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट भी माइनस होगी, ट्रांसपोर्ट की भी। अगर आपकी स्किन को पहले आपने वो नमक या जो भी प्रोसेसिंग होती है वो लगा के रखनी है पहले, और उसके बाद उसने बिकना है, तो जो भी उसकी प्रोसेसिंग की कॉस्ट है वो सारी माइनस होगी। समझ आ रही है पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट का क्या मतलब है? सेम अप्लाइज फॉर प्लांट्स एज वेल। अगर आपने गंदुम का वो जो भी उसका वो होता है पौधा वो काटा, तो पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वो जगह होगी, वो मकाम होगा जहां वो पौधा कटा। अब उस पौधे को प्रोसेस करना है, मार्केट लेके जाना है, बेचना है, कमीशनें देनी है, ये वो सब खर्चे माइनस किए जाएंगे अल्टीमेट सेल प्राइस में से। समझ आ गई बात? आई होप दिस वॉज वेरी वेरी क्लियर एंड ईजी। ठीक है जी।
फिर लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जो लैंड एग्रीकल्चर से रिलेट करता है उसका क्या करते हैं। याद रखिए इसके बारे में सिर्फ 1 मिनट का एक ही जुमला है, वो ये है कि ये IS 16 के तहत डील होगा या IS 40 के तहत डील होगा। अगर आपकी ओन यूज में है और आप खुद एग्रीकल्चर करते हैं तो IS 16 होगा, और अगर आपने रेंट दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है और आप मज़ारों से एग्रीकल्चर करवाते हैं तो IS 40 होगा। दैट्स इट, बस। इसका IS 41 में कोई गाइडेंस नहीं। साथ ही मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स, उनका जो IS 41 रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर है वो हम IS 20 के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सो आप IS 20 के लेक्चर के अंदर उसे देख सकते हैं। ठीक है जी, लैंड और गवर्नमेंट ग्रांट्स का क्लियर हो गया जहन में। फाइनली एग्जाम क्वेश्चन एक 2015 का पुराना सा एग्जाम क्वेश्चन है, बट जैसे कि मैंने अर्ज किया ये आज तक कोई खास इसकी टेस्टिंग हुई नहीं, फ्यूचर में आई एक्सपेक्ट कि इसकी अच्छी टेस्टिंग हो सकती है। कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म बायोलॉजिकल एसिड एंड स्टेट व्हेन अ बायोलॉजिकल एसिड इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन लिखें, यानी कि लिविंग एनिमल और प्लांट, और ये बताएं कि वो कब रिकॉर्ड किया जाता है। वो जैसे मैंने आपको कहा कि जी उसकी कॉस्ट या फेयर वैल्यू मेजरेबल होनी चाहिए, उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल होनी चाहिए, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, राइट। वही आपने 3 लिख देना तो 3 नंबर आ जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। फिर द डेयरी कंपनी owns 3 farms and has a stock of 3200 cows. During the year 30 जून 2015 300 animals were born, ये न्यू बॉर्न हुए, all of which survived, यानी कि वो जिंदा रहे, and were still owned by TDC at year end. Of those, उन 300 एनिमल्स में से 225 आर इन्फेंट्स, छोटे छोटे हैं, and 75 आर 9 month old, 75 थोड़े से बड़े हैं, ठीक है ना, जिनकी मार्केट वैल्यू 26,000 और 53,000 रिस्पेक्टिवली है। The incidental costs are 2% of the transaction price. ये बुनियादी तौर पर क्या दी हुई आपको, incidental costs are 2% of transaction price से मुराद cost to sell। कहता है in accordance with the requirements of the IFRS, आप ये बताएं कि जो गेन आया है in respect of the new born cows वो कितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। बहुत ही आसान है जी। आपकी 225 काउज हैं जिनकी वैल्यू 26,000 का 98% है, ऐसे ही है। 2% कॉस्ट टू सेल है ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो। और आपकी 75 काउज हैं जो थोड़ी बड़ी हैं जिनकी वैल्यू 53,000 का 98% है, करेक्ट। ये है वो गेन जो आप लिख दोगे कि यार ये गेन पीएनएल में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, बिकॉज काउज को बायोलॉजिकल एसिड को अपनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड किया जाता है इनिशियली एज वेल एज सब्सीक्वेंटली। क्लियर है जी। आई होप दिस इज रियली रियली इजी। आप मल्टीप्लाई करके जवाब बना सकते हैं। यहीं पे एक आखिरी बात मैं आपको रिलेटेड टू दिस स्टैंडर्ड बता दूं, वो है स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स। जो डिस्क्लोजर्स इस स्टैंडर्ड में बताए गए हैं वो बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। IS 40 में मैंने आपको बताया था जी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट कैसा होता है। आप ओपनिंग बैलेंस से शुरू करते और क्लोजिंग बैलेंस तक जाते हैं, ऐसे ही है। आप बायोलॉजिकल एसिड का भी सेम नोट देते हैं। बायोलॉजिकल एसिड्स का भी
सेम नोट देते हैं। अच्छा, कैसे देते? आप ग्रुप्स में उसको तोड़ते हैं, ग्रुप्स में। फॉर एग्जाम्पल काउज, शीप्स, हॉर्सेस, फिश। ठीक है, और फर्ज कर लीजिए मेरे सारे एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। अगर कोई बीच में कॉस्ट पे होगा तो फिर उसको अलग से भी दिखाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखाया था कि कॉस्ट मॉडल वाले की अलग कॉलम आ रहा था। ये सारे एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर कोई कॉस्ट मॉडल वाला होगा तो उसका एक अलग कॉलम आएगा, फिश एट कॉस्ट मॉडल फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये तमाम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। इनकी ओपनिंग वैल्यूज आ रही होंगी सारी, और इनकी ऑब्वियसली क्लोजिंग वैल्यूज आ रही होंगी। आप एक रिकंसिलिएशन बना के देंगे। रिकंसिलिएशन में क्या दिखाएंगे? आप दिखाएंगे कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की वजह से फेयर वैल्यू गेन या लॉस कितना आया साल के दौरान, कितने एसेट्स आपके परचेज हुए, कितने एसेट्स आपके हार्वेस्ट हुए। हार्वेस्ट की वजह से डिक्लाइन आएगा ना, आपका बायोलॉजिकल एसेट हार्वेस्ट हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, कितने एसेट्स आपके डिस्पोज हुए। सो फेयर वैल्यू गेन या लॉस की वजह से जो कमी या ज्यादती आएगी, परचेजेस की वजह से ऑब्वियसली इंक्रीज आएगा, हार्वेस्ट की वजह से डिक्रीज आएगा, और डिस्पोजल की वजह से डिक्रीज आएगा। ये तमाम आप दिखाएंगे एक रिकंसिलिएशन की सूरत में, एंड दैट इज इट। ये रिक्वायरमेंट है जी डिस्क्लोजर नोट की फॉर IS 41। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमने चीज़ कवर करनी है, वो है गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट की अकाउंटिंग नहीं पढ़ाऊंगा। जो ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स हैं उसकी अकाउंटिंग IS 21 के साथ 21 के लेक्चर में कवर्ड है, आप जाकर देख सकते हैं। ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स, उसकी डिटेल्ड अकाउंटिंग डिटेल में IS 20 के लेक्चर में कवर्ड है। ठीक है, तो मैं वो यहां नहीं आपको पढ़ा रहा। तो फिर मैं क्या बता रहा हूं, एक डिफरेंस, वाहिद डिफरेंस, सिंगल डिफरेंस जो IS 20 के साथ IS 41 का है विद रिलेशन टू ग्रांट्स। IS 20 ये कहता है कि कोई भी ग्रांट दो शर्त पूरी होने पर रिकॉर्ड की जाती है। क्या? नंबर 1, जब रीजनेबल अश्योरेंस हो, रीजनेबल अश्योरेंस हो दैट कंडीशंस विल बी मेट। ग्रांट की, गवर्नमेंट कोई भी हमें ग्रांट देती है, गवर्नमेंट हमें कोई भी एड देती है तो उसकी वो कुछ शर्तें रखती है। फॉर एग्जांपल, सस्ती चीनी मुहैया करोगे तो पैसे मिलेंगे, सब्सिडी मिलेगी। अगर दूर दराज इलाकों में, रिमोट एरियाज में प्रोडक्शन यूनिट्स लगाओगे और वहां लोगों को रोजगार दोगे तो ग्रांट मिलेगी। तो अगर आपको रीजनेबल अश्योरेंस हो, प्रोबेबल हो, आपके ख्याल में आपको इत्मीनान हो कि ये कंडीशन मीट हो जाएगी, तो ये पहली शर्त होती है, ये पूरी हो तब ग्रांट रिकॉर्ड की जाती है। दूसरी शर्त ये होती है कि देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस दैट ग्रांट, रीजनेबल अश्योरेंस दैट ग्रांट विल बी रिसीव्ड, यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट दे भी देगी। एक तो ये ना कि हम अपने शर्त पूरी कर देंगे, हम अपनी कंडीशंस पूरी कर देंगे। दूसरा ये कि गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा अपनी साइड ऑफ द डील फुलफिल करेगी, यानी कि वो ग्रांट पे भी करेगी। दोनों चीजों पे रीजनेबल अश्योरेंस होनी जरूरी है। दोनों चीजें हो चुकी होनी जरूरी नहीं है, याद रखना। सिर्फ हमें रीजनेबल अश्योरेंस हो कि ये हो जाएगा, यानी कि हम कंडीशंस पूरी कर देंगे। हुकूमत ने जो भी शराइत आयद की हैं ग्रांट की रिसीट के लिए, हम पूरा कर देंगे। ठीक है, इस पे हम प्रोबेबल हैं, हमें इत्मीनान है, हमें अश्योरेंस है। और दूसरा, हुकूमत फिर ग्रांट दे भी देगी,
इस पे भी हमें अश्योरेंस है। अगर इन दोनों चीजों पे सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस हो, यानी कि अभी ये हुई नहीं है, ठीक है, दे हैव नॉट बीन डन येट, दे हैव नॉट बीन एक्चुअली फुलफिल्ड येट, ठीक है ना, बट हमें इत्मीनान है कि ये हो जाएंगी, तो ग्रांट रिकॉर्ड कर ली जाती है। और इसकी मजीद डिटेल्स आप देखेंगे IS-20 के लेक्चर में कि जी हाँ, जैसे ही हमें इत्मीनान हो कि ये हो जाएंगी, ग्रांट रिकॉर्ड कर ली जाती है। ये है IS-20 का बुनियादी असूल। हाउएवर एक जगह पर IS-41 इस असूल को निगेट करता है। वो कहता है कि अगर कोई ग्रांट किसी बायोलॉजिकल एसेट से रिलेट करती है, यानी कि हुकूमत ने हमें कोई ग्रांट दी, कोई गवर्नमेंट ग्रांट दी, और वो किससे रिलेट करती है, वो रिलेट करती है किसी बायोलॉजिकल एसेट measured at फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बायोलॉजिकल एसेट्स को हम किस पे मेजर करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तकरीबन सबको, बहुत थोड़े से होते हैं जिसको कॉस्ट पे मेजर किया जाता है ना। तो वो कहता है उन बायोलॉजिकल एसेट्स की मैं बात कर रहा हूं जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर होते हैं। उनके हवाले से ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये चेंज कर दी जाएगी। रीजनेबल अश्योरेंस नहीं चाहिए दैट conditions will be met, no, बल्कि conditions should have already been met, conditions should have already been met, यानी कि शराइत ऑलरेडी पूरी हो चुकी होनी चाहिए, तब ग्रांट को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। मिसाल दे देता हूं, उससे आपको वाज़ेह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हुकूमत आपको एक ग्रांट देती है 100 मिलियन की टू बिल्ड अ पावर प्लांट, ठीक है। वो कहती है पावर प्लांट इन अ रिमोट एरिया, वो कहती है कि आपने पावर प्लांट जो है वो एक रिमोट एरिया में लगाना है, ठीक है जी। ये ग्रांट कब रिकॉर्ड की जाएगी, व्हेन विल दिस ग्रांट बी रिकॉर्डेड, जब हमें रीजनेबल अश्योरेंस हो जाए इन दो चीजों पे। रीजनेबल अश्योरेंस कि जी हम शराइत भी पूरी कर लेंगे और हुकूमत हमें ग्रांट भी दे देगी। अभी ये दोनों चीजें पूरी नहीं हुई, हमें सिर्फ प्रोबेबल लग रहा है कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, रीजनेबल अश्योरेंस हो गई इन दोनों चीजों पे, तो ये ग्रांट रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे ही हमें रीजनेबल अश्योरेंस हुई, ग्रांट रिकॉर्ड हो जाएगी। क्लियर? हाउएवर, अगर इसके बरक्स हुकूमत ग्रांट करती है 100 मिलियन रुपए टू बाय 10,000 cows to provide milk in a remote area, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, व्हेन विल इट बी रिकॉर्डेड, रीजनेबल एश्योरेंस पे नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस पे नहीं, आफ्टर कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड, जब कंडीशंस एक्चुअली फुलफिल हो जाएं, जब कंडीशंस एक्चुअली फुलफिल हो जाएं तब इसको रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि आप काउज एक्चुअली ले आए तब आप इसे रिकॉर्ड करेंगे। अब बच्चे पूछते हैं अक्सर कि यार ऐसा क्यों, बायोलॉजिकल एसिड्स के साथ ये सख्ती क्यों, ये ज्यादती क्यों, कि दूसरी ग्रांट्स में तो हम कहते हैं कि यार अभी पूरी नहीं हुई कंडीशन, बट हमें रीजनेबल अश्योरेंस है, प्रोबेबल हमें लग रहा है कि हो जाएंगी पूरी, तो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्या एंट्रियां करते हैं, सारा IS-20 में बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और बायोलॉजिकल एसिड्स में कंडीशंस जब हकीकत में पूरी होती हैं तब रिकॉर्ड करते हैं, तो ये ज्यादती क्यों, यहां पर ये सख्ती क्यों, सख्ती है, ज्यादती है, क्यों, इसलिए क्योंकि बायोलॉजिकल एसिड्स अनसर्टन होते हैं। आप सबको मालूम है
कि ये लैपटॉप जिसके ऊपर या ये डिवाइस जिसके ऊपर आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं वो तो अगले हफ्ते भी यहीं पड़ी रहेगी, 2 दिन बाद भी यहीं पड़ी रहेगी, महीने बाद भी यहीं पड़ी रहेगी। ये टेबल, ये कुर्सी जिस पे आप बैठे हैं, ये महीने बाद भी पड़ा रहेगा। बट मैं और आप 1 महीने बाद यहाँ हों या हफ्ते बाद यहाँ हों, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अनसर्टेनिटी है, हमारी ज़िंदगियाँ अनसर्टन है। बायोलॉजिकल एसिड्स की ज़िंदगियाँ अनसर्टन होती हैं। तो उनसे रिलेटेड कंडीशंस जब तक पूरी ना हो जाएं, कंप्लीट ना हो जाएं कंडीशंस, तब तक ग्रांट को सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस की बुनियाद पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। यहां पर प्रूडेंस स्टैंडर्ड ने ज्यादा टाइट रखी है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। अब हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक रिलेटेड टू IS 41, वो है डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट्स। याद रखिए IS 41 चूंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो मेजॉरिटी बिजनेसेस जो IS 41 के तहत फॉल करते हैं वो टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। सो मेजॉरिटी क्या होते हैं? टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। जब वो टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, इसका मतलब है देयर इज नो डेफर्ड टैक्स, कोई डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा, अब ये टैक्स एग्जेम्प्ट है या नहीं, ये बताना किसका काम होगा एग्जाम में? एग्जामिनर का, ऑब्वियसली। देयर इज नो डेफर्ड टैक्स, देयर इज नो करंट टैक्स, नथिंग। एग्जामिनर आपको बता देगा चूंकि ये एग्रीकल्चर बिजनेस है तो ये एग्जेम्प्ट है। तो मेजॉरिटी बिजनेसेस जो IS 41 से रिलेट करते हैं, क्रॉप्स वगैरह, ये सारे टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, कुछ माइनर बिजनेसेस, फ्यू बिजनेसेस जो IS 41 से रिलेट करते हैं वो टैक्सेबल भी होते हैं, कुछ टैक्सेबल भी हैं। अगेन, ये टैक्सेबल है या टैक्स एग्जेम्प्ट है, इसका रट्टा आपने बिल्कुल भी नहीं मारना। इवन फॉर द पर्पजेज ऑफ एडवांस टैक्सेशन पेपर भी नहीं मारना होता इसका रट्टा। ये एग्जामिनर बताएगा आपको कि ये टैक्सेबल है या टैक्स एग्जेम्प्ट। अगर वो टैक्सेबल हो तो फिर उस पे ज़ाहिर है डेफर्ड टैक्स कंप्यूट किया जाता है। तमाम बायोलॉजिकल एसेट्स पे डेफर्ड टैक्स कंप्यूट किया जाता है। अगर टैक्सेबल हो तो याद रखिएगा, बायोलॉजिकल एसेट्स जितने भी हैं उन सब पर टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। हाउएवर, जो आपकी इन्वेंट्री है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से बनती है, जो आपकी इन्वेंट्री है जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से बनती है, उस पर डेफर्ड टैक्स नहीं होगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी अकाउंटिंग है वही उसकी टैक्सेशन है। जो उसकी अकाउंटिंग में गेन्स वगैरह, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आने के जो गेन वगैरह रिकॉर्ड हो गया, वही टैक्स में भी गेन टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री की याद रखिए, अकाउंटिंग और टैक्सेशन पाकिस्तान में सेम है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, लिहाजा इसके ऊपर नो डेफर्ड टैक्स। ज़ाहिर, जब टैक्स और अकाउंटिंग रूल में कोई फर्क ही नहीं है तो फिर डेफर्ड टैक्स कहां से आया? ठीक है, बहरहाल बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड किया जाएगा अगर वो टैक्सेबल बिजनेस हो तो। आई होप ये आपको ये स्क्रीन क्लियर हुई है, ये पिक्चर क्लियर हुई है। यहां पर आप पॉज करके 2 मिनट इसको डाइजेस्ट कीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए पिक्चर। सो आई होप आपने पॉज करके इसको देखा है एक दफा। अब सवाल है कि ठीक है जी, इन बायोलॉजिकल एसिड्स पे डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड होगा, क्वेश्चन है कैसे होगा? बहुत आसान है। फर्ज कीजिए मेरे पास कुछ बायोलॉजिकल एसिड्स हैं और मेरा जो बिजनेस है वो टैक्सेबल है और मुझे टैक्स लगता है से एट 25%। अब बायोलॉजिकल एसिड्स की जो कैरिंग अमाउंट है, BA लिख रहा हूं, इनकी जो कैरिंग अमाउंट है वो है, फर्ज कीजिए 100 मिलियन रुपीस। और ये किस पे होती है? आप सबको मालूम है, ये होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। यही रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की। इनकी जो टैक्स बेस है, अगर ये टैक्सेबल बिजनेस हुआ और इसकी टैक्स बेस निकालनी हुई तो याद रखिए वो होगी हमेशा इनकी कॉस्ट। क्या होगी? इनकी, एज पर द टैक्स लॉ, इनकी कॉस्ट। लिहाजा इनकी कॉस्ट देखी जाएगी। फर्ज कीजिए हमारे पास इनकी कॉस्ट बनती है 40 मिलियन रुपीस। ठीक है जी, कॉस्ट
40 मिलियन रुपीस। जो भी डिफरेंस है टेम्परेरी डिफरेंस से 60 मिलियन रुपीस का, ये एक टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज ग्रेटर देन इट्स टैक्स बेस, और इस पे एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में, अभी ये फेयर वैल्यू गेन टैक्स नहीं हुआ, अभी ये फेयर वैल्यू गेन टैक्स नहीं हुआ, नॉट टैक्स्ड, है ना। बट क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा, अभी इट्स नॉट टैक्स्ड। फ्यूचर में जब आप एनिमल बेचोगे या एनिमल से इनकम कमाओगे तो उस पर टैक्स लगेगा 25% पे, तो फ्यूचर में ये टैक्स लगेगा इस पे। इसका मतलब है कि आज उसने एहसान कर दिया, बट फ्यूचर में वो एहसान पूरा करेगा, ज्यादती करेगा, जुल्म करेगा फ्यूचर में। दिस इज अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो 60 का 25% इस 15 मिलियन, इसकी एंट्री की जाएगी पीएनएल टू डीटीएल। पीएनएल में इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डाला जाएगा। क्यों पीएनएल में? इसलिए बिकॉज एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने गेन्स लॉसेज होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, जितने फेयर वैल्यू गेन्स लॉसेज होते हैं ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, पीएनएल में। इसलिए चूंकि अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन पीएनएल में रिकॉर्ड हो रही है, इसी वजह से इसका जो टैक्स इफेक्ट है वो भी पीएनएल में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। याद रखिए, IAS 41 की रिवीजन के लिए, प्रिपरेशन के लिए आपने मेरी होमवर्क गाइडेंस फॉलो करनी है जी। दिस इज अ टॉपिक जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं फ्यूचर में कोई 5-1 नंबर एक बड़े सवाल के अंदर इसके आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।